मोहतरम, आप सभी का वीएसआर वर्ष में स्वागत है। जैसे कि हम आप सभी को एंटरप्रेन्योरशिप और मैनेजमेंट का टॉपिक पढ़ा रहे हैं, जो कि फर्स्ट यूनिट पढ़ा चुके हैं, जो कि मैनेजमेंट थी। दूसरा यूनिट मार्केटिंग भी पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम तीसरे यूनिट की तरफ बढ़ चुके हैं, जिसका नाम है फाइनेंस मैनेजमेंट। ठीक, तो फाइनेंस मैनेजमेंट होता क्या है? जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि फाइनेंस फाइनेंस मीन्स पैसा। मतलब कोई भी आज आप कंपनी खोलेंगे, किसी भी कंपनी की अगर आप शुरुआत करेंगे तो आपको पैसे की रिक्वायरमेंट होगी। तो वो पैसा आएगा तो आप एम्प्लॉय को देंगे, जो सामान खरीदना है उस कंपनी में लगना, वो कंपनी के लिए पैसा लगेगा, जो बिल्डिंग्स है बनवाने के लिए उसके लिए, क्योंकि आपके पास तो इतना पैसा डायरेक्ट रहता नहीं है कि आप अपने जेब से पूरा कंपनी खोल दो। उसके लिए क्या करना पड़ता है? फाइनेंस, मतलब कहीं से आपको पैसा लेना पड़ता है, बैंक से लेना पड़ता है, या फिर बड़े बड़े जो बिजनेसमैन है उनसे लेना पड़ता है। तो ठीक, ये फाइनेंस हो गया। और मैनेजमेंट, जैसे हमने आपको बता दें, कोई भी चीज़ को मैनेज करना, ठीक, उसकी प्लानिंग करना, उसकी स्ट्रेटजी बनाना, ये सब क्या कहलाता है? फाइनेंस मैनेजमेंट। तो ये दो वर्ड से मिलके बना है, एक फाइनेंस और एक मैनेजमेंट। तो देखेंगे इसकी डिफिनीशन कि सोलोमन ने क्या क्या कहा था कि फाइनेंस मैनेजमेंट एक कंसर्न है जो कि इफिशिएंट यूज ऑफ इकोनॉमिक, जो अपने इकोनॉमिक रिसोर्सेज होते हैं, जैसे कैपिटल फंड्स होते हैं, इन सब का रिसोर्स जो होता है, कहाँ से आता है, कहाँ से लेना है, कैसे खर्च करना है, ये सब क्या हो गया? अपना फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक, तो इसी तरह 3-4 राइटर्स ने फाइनेंशियल मैनेजमेंट का डेफिनेशन दिया था। तो सबसे अच्छा मेरे हिसाब से था कि वेस्टर्न एंड ब्रिघम का। तो उन्होंने क्या बोला था कि फाइनेंस मैनेजमेंट एक एरिया ऑफ फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग है, जो कि इंडिविजुअल मोटिव्स एंड एंटरप्राइज, जो अपने मतलब जो आप कंपनी बना रहे हैं, जिस कंपनी में कितना प्रोडक्ट लगना है, कहाँ से प्रोडक्ट आना है, कौन सी लेबर को देना है, कितना पैसा देना है, ये सब मैनेज करना ही क्या कहलाता है? अपना फाइनेंस मैनेजमेंट। ठीक, तो फाइनेंस मैनेजमेंट का अब इसके बाद डिफिनेशन के बाद हम जाएंगे उसका नेचर कैसा होता है, किस प्रकार का उसका नेचर होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या? ब्रॉडर कॉन्सेप्ट, मतलब जो उसका फाइनेंस मैनेजमेंट का हो तो एक एक जगह फिक्स नहीं होना चाहिए, उसका बिल्कुल ब्रॉड होना चाहिए, फैला हुआ होना चाहिए कॉन्सेप्ट। ठीक है। ठीक, दूसरा क्या? इंटीग्रल पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट। फिर तीसरा है हेल्प इन द मैक्सिमम प्रॉफिट, मतलब जो फाइनेंस मैनेजमेंट होता है उसमें से ज़्यादा हम प्रॉफिट गेन कर सकें। ठीक, फिर साइंटिफिक एंड एनालिटिक, तो मतलब जो अपना नेचर होगा फाइनेंस मैनेजमेंट का, उसको साइंटिफिक तरीके से देखना पड़ता है एंड एनालिसिस करना पड़ता है कि कहाँ से पैसा आएगा, कहाँ जाएगा, कैसे इसका खर्च करना है, कैसे इसको बचा के रखना है। ठीक है। फिर उसके बाद यूजफुल और एवरी टाइप्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जितने भी टाइप्स के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं सबके लिए क्या होता है? ये यूजफुल होता है। ठीक, फिर उसके बाद क्या है? हेल्पफुल इन द टॉप मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग, तो ये जो टॉप मैनेजमेंट होते हैं उसको डिसीजन मेकिंग करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो पहला क्या था अपना? फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज ब्रॉडर कॉन्सेप्ट। ये एक ये एक अकाउंटिंग फाइनेंस है, जो कि ये स्टार्ट होता है किसी भी रिक्वायरमेंट या फिर जो उसके वेस्ट एलोकेशन हो गए फाइनेंशियल प्लानिंग के, जो बिजनेस को सरवाइव करने के लिए रिक्वायर होता है, जितने भी पार्ट ऑफ बिजनेस में ज़रूरत पड़ती है, ये सब क्या करता है? फाइनेंस मैनेजमेंट दिखता है। ठीक है। फिर दूसरा क्या है? इंटीग्रल पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट। ये क्या है कि फाइनेंस प्लानिंग का ही एक पार्ट है, टॉप लेवल का पार्ट है मैनेजमेंट का, जो कि फाइनेंस की पॉलिसी बनाता है। उसके जितने मैनेजर्स हैं सब मिलकर इसको पॉलिसीज बनाते हैं कि इसको कैसे खर्चा करना है, कैसे इसका बजट बनाना है। ठीक है। तो ये हो गया अपना इंटीग्रल पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। फिर उसके बाद अपना क्या है? हेल्प इन द मैक्सिमम प्रॉफिट, मतलब कुछ भी काम करेंगे तो उसके लिए क्या हम देखते हैं कि कोई भी बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने की चाहत रखते हैं, चाहे जो बिजनेसमैन हो, जितने भी बिजनेसमैन हो, सब चाहते हैं कि आज हम टॉप पर बने रहें। ठीक है। तो फाइनेंस मैनेजमेंट हेल्प करता है अपने मतलब सेलेक्टिंग अल्टरनेट अवेलेबल, बेस्ट सेलेक्टिंग अल्टरनेट अवेलेबल, और फंड राइज्ड होता है परफेक्ट कॉम्बिनेशन के साथ होता है, जिसकी इक्वलिटीज एंड बार कॉस्ट ऑफ द कैपिटल इन्वेस्टेड बेस्ट प्रॉफिटेबल एवेन्यू इन हाई रिटर्न, मतलब कि आप जहाँ पैसा खर्च कर रहे हैं तो उससे हाई रिटर्न की आप उम्मीद रखते हैं। ठीक है। वही कहलाता है अपना मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट्स। ठीक, फिर उसके साइंटिफिक और एनालिटिक तरीके से हम इसको प्रॉफिट कमाते हैं, मतलब अपना दिमाग जितना इजली वर्क, मतलब कहते हैं कि स्मार्ट वर्क तरीके से हम जितना ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकें उतना ज़्यादा फायदा होता है। ठीक है। तो ये हो गया अपना नेचर ऑफ फाइनेंस मैनेजमेंट। ठीक, फिर इसके बाद क्या है? उसके फंक्शन क्या है, कार्य क्या है फाइनेंस मैनेजमेंट का सबसे पहला कार्य है फाइनेंशियल प्लानिंग करना। ठीक, क्या
कुछ भी अपन फाइनेंस कराएंगे तो कुछ भी मैनेजमेंट करेंगे तो सबसे उसके पहले क्या करेंगे, प्लानिंग करेंगे कि अपन फाइनेंस तो करा रहे हैं पर वो पैसा आएगा कहाँ, उसको हम खर्च कैसे करेंगे, ये सब क्या होगा, प्लानिंग के होगा। फिर एग्जीक्यूशन ऑफ द फंड्स होगा, फिर एलोकेटिंग फंड्स, जो फंड्स है उसको कहाँ पास एलोकेट करेंगे, ठीक है। फिर फाइनेंस को कंट्रोल करना है कि मतलब जो फाइनेंशियल जो अपन ने तो वो ले लिया लोन वगैरह, तो उसको हम कैसे कितना मिनिमम खर्च करें और ज़्यादा प्रॉफिट कमाएं, ये सब देखना पड़ता है। फिर उसके बाद मेंटेनिंग लिक्विडिटी होती है, फिर रिव्यू ऑफ द फाइनेंशियल फंक्शन के रिव्यू करते हैं, फिर कोऑर्डिनेट विद द अदर डिपार्टमेंट, जो अदर जितने भी डिपार्टमेंट हैं सबसे कोऑर्डिनेट करके पूछते हैं कि यहाँ पास इतना खर्च हुआ है, यहाँ पास ये हुआ है, यहाँ से इतना गेन हुआ है, यहाँ से इतना लॉस हो, ये सब देखना ही क्या कहलाता है, फंक्शन ऑफ द एफएम, ठीक। जिसका प्राइमरी फंक्शन में कौन कौन से आते हैं, प्राइमरी फंक्शन वो एक्टिव नेचर का होता है, जो कि स्किल्स और एक्सपर्ट के एडवाइस द्वारा ये बनाया जाता है, ठीक है। जैसे कि फाइनेंशियल का प्लान्स बनाना हो गया, अरेंजमेंट करना हो गया, जिसमें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी कंट्रोल करना होता है। जैसे कि प्राइमरी में कौन कौन से आते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग, एक्विजिशन ऑफ फंड्स, एलोकेटिंग फंड्स एंड फाइनेंशियल कंट्रोल, ये किसके पार्ट है, प्राइमरी फंक्शन के, ठीक। तो ये हो गया अपने प्राइमरी फंक्शन की पार्ट, ठीक। फिर इसके बाद क्या है, फॉर्म ऑफ द ऑनरशिप, ऑनरशिप के फॉर्म्स कैसे होते हैं, मतलब जो जैसे आपको कोई चीज़ स्टार्ट करना है उसमें कौन कौन से फॉर्म होते हैं। जैसे सबसे पहला सोल प्रोप्राइटरशिप, ठीक। फिर उसके बाद पार्टनरशिप के साथ कोई भी हम कंपनी स्टार्ट करते हैं, या फिर अकेले करते हैं, इंडिविजुअल करते हैं, फिर कंपनी के साथ करते हैं, या फिर फ्रेंचाइज के साथ। जैसे कि मेरा VSR वर्ष है, अगर हम चाहें तो इसकी फ्रेंचाइज अलग अलग जगह अलग अलग सिटियों में खोल सकते हैं, ठीक है। पार्टनरशिप, जैसे कि जो ये मेरा VSR वर्ष है, इसमें मेरे कॉलेज के बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो कि पार्टनरशिप में हैं, ठीक है। और जैसे कि हो सकता है कि कभी कभी ऐसा कोई बिजनेस होता है जो इंडिविजुअल किसी एक के द्वारा खोला जाता है, ठीक। तो ये हो गया फॉर्म ऑफ द बिजनेस ओनरशिप। तो सबसे पहले क्या, सोलो प्रोप्राइटरशिप, मतलब जो अकेले द्वारा, मतलब ओनली जिसका मालिक सिर्फ एक हो, जो इंडिविजुअल खोला जाता है वही कहलाता है सोल प्रोप्राइटरशिप, ठीक। जो कि ये क्या है, बहुत ही कॉमन बिजनेस है ऑनरशिप। आप हर जगह देखें, जैसे कोई फुल्की वाला हो गया तो वो अपना इंडिविजुअल खोला है, कोई समोसा वाला हो गया वो अपना ये भी क्या है, एक प्रकार का बिजनेस है, ठीक है। जैसे रिटेलर स्टोर्स हो गए, मैकेनिक सर्विसेज हो गई, ठीक है। म्यूजिकल इवेंट्स जैसे बहुत बहुत लोग करते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है, एक इंडिविजुअल इंडिविजुअल द्वारा जो बिजनेस होता है वही कहलाता है सोलो, ठीक। उसके एडवांटेज क्या हो गए, एडवांटेज हो गया ये स्टार्ट करने में बहुत ही इजी होता है, इसकी एंडिंग भी आप बहुत ही इजी तरीके से कर सकते हैं। इसके जो बॉस होते हैं कोई एक इंडिविजुअल पर्सन होता है, ठीक। वही वही उस कंपनी को चलाता है, जो भी बिजनेस है। इसके जो ऑनरशिप होते हैं ये बहुत ही प्राइड और रिस्क, मतलब इस बिजनेस में रिस्क भी बहुत ज़्यादा होता है, और इसकी मतलब जो रिस्क भी होगा तो ये ऑनर के ऊपर ही जाएगा, प्रॉफिट भी होगा तो ऑनर अकेले लेगा, लॉस भी होगा तो ऑनर के पास जाएगा, ठीक है। इसमें कोई स्पेशल टैक्सेस नहीं होती, इसके रिटेंशन ऑफ द कंपनी प्रॉफिट में हो सकता है, ठीक। फिर इसके डिसएडवांटेज क्या होते हैं कि अनलिमिटेड लियाबिलिटी होती है, ठीक, ऑनर्स के पास, और ऑनर्स का लॉस हो जाएगा, हो सकता है क्योंकि उसके पास कोई पार्टनरशिप नहीं है, तो कोई उसकी हेल्प भी नहीं कर सकता फाइनेंशियल वगैरह, ठीक। उसके साथ साथ क्या इसकी लिमिटेड ग्रोथ होती है, और इसका जो मैनेजमेंट होता है वो बहुत ही डिफिकल्ट होता है, क्योंकि एक ऑनर्स क्या क्या संभालेगा। जैसे कि एक ऑनर्स ही है किसी भी बड़ी कंपनी का, तो उसमें आप देखेंगे भले चाहे जितनी बड़ी कंपनी उसमें, हाँ, हर एक कंपनी में पार्टनरशिप चलता है, ठीक। तो इसलिए पार्टनरशिप बेस्ट माना जाता है कोई कंपनी खोलने के लिए, ठीक। फिर दूसरा क्या है अपना पार्टनरशिप, पार्टनरशिप एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है जिसमें एक या एक से अधिक पर्सन इन्वॉल्व रहते हैं, ठीक। 2 or more people, दो या दो से अधिक पर्सन इन्वॉल्व रहते हैं किसी भी बिजनेस को करने के लिए, जिससे वो प्रॉफिट भी शेयर करते हैं, लॉस भी शेयर करते हैं, कोई प्रॉब्लम होती है वो भी शेयर, मतलब एक दोनों के ऊपर बोझ पड़ता है। कोई मतलब अगर कोई कंपनी 100 रुपये कमा रही है तो उसमें 2 लोग का पार्टनरशिप है तो 50 रुपये ये दे, एक पार्टनरशिप को एक पार्टनर को मिलेगा और 50 रुपये एक। अगर लॉस हो रहा है 100 रुपये का तो 50 रुपये उसका भी लॉस होगा, 50 रुपये उसका भी लॉस होगा, ठीक है। तो ये हो गया पार्टनरशिप ऑफ
एनी बिजनेस, ठीक। तो इसके एडवांटेज क्या होते हैं, इसमें मतलब ज़्यादा पैसे आने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि इसमें दो या दो से अधिक लोगों का इन्वेस्टमेंट रहता है। जब ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा तो फिर फ़ायदा भी तो ज़्यादा होगा। जैसे इसमें शेयर मैनेजमेंट होता है, मतलब एक दूसरे को नॉलेज, मतलब दो दो पार्टनरशिप है तो थोड़ा आइडिया उसने दिया तो थोड़ा आइडिया उसने, दो आइडिया एक साथ मिल जाते हैं तो ज़्यादा वर्क होता है और अच्छे से इजीली हर एक काम हो जाता है, क्योंकि कोई एक फील्ड का मास्टर होता है, कोई दूसरे फील्ड का मास्टर, जैसे कोई प्रोडक्शन का मास्टर है तो कोई मार्केटिंग का मास्टर है, दो लोग मिलके अच्छे से ग्रोथ करते हैं, हाई प्रॉफिटेबल रहता है ये, ठीक है। इसमें भी कोई स्पेशल टैक्सेस नहीं लगते, ठीक। और इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है, अनलिमिटेड लियाबिलिटीज होती है, जो कि जनरल पार्टनर जो होते हैं वो एक दूसरे पर कभी कभी डाउट भी हो जाता है, तो एक दूसरे पर रिस्पॉन्सिबल नहीं करते, एक दूसरे पर बिलीव भी नहीं करते, ठीक। और इसमें क्या होता है, जो प्रॉफिट होता है उसका डिवीजन हो जाता है, तो जैसे इंडिविजुअल प्रॉफिट हुआ तो सिर्फ एक, जैसे 100 रुपये हुआ तो सिर्फ जो इंडिविजुअल है उसी बस को 100 रुपये मिला, पर यहाँ पास अगर 100 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है तो 50 रुपये फिर पार्टनर को देना पड़ेगा, 50 रुपये खुद रखना पड़ेगा, ठीक। कभी कभी डिसएग्रीमेंट हो जाते हैं एक पार्टनर की, मतलब कोई कहता है कि मतलब कि ये प्रोडक्ट हम 150 में बेचेंगे, बट दूसरा पार्टनर कहता है कि हम इसको 200 में ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए, इसलिए कभी कभी डिसएग्रीमेंट हो जाते हैं एक दूसरे के ऊपर, ठीक। तो ये हो गया अपना पार्टनरशिप। फिर कंपनी, कंपनी क्या है, कंपनी कोई एक बिजनेस का ही पार्ट है कि जो कि एक बहुत सारे लोग या फिर ऑनर्स मिलके, दो तीन ऑनर्स मिलके या फिर पर्सन्स मिलके एक कंपनी चलाते हैं, ठीक है। कंपनी के एडवांटेज क्या है, लिमिटेड लियबिलिटी, मतलब जो लियबिलिटी है वो लिमिटेड होनी चाहिए, ठीक। फिर उसके बाद जो मनी है बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होती है, फिर उस प्रॉफिट भी अच्छा खासा आता है। फिर उसकी जो साइज होती है कॉपरेशन की साइज, वो रिसोर्स एडवांटेज अपॉर्चुनिटी या नहीं, मतलब जो कंपनी होती है पूरे वर्ल्ड से भी प्रॉफिट आता रहता है पूरे, ठीक है। कहीं किसी स्टेट्स, मैनी स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, हर चीज़ मिला के चारों तरफ से प्रॉफिट आते रहते हैं, ठीक। फिर उसके बाद क्या डिसएडवांटेज, एक्सटेंसिव पेपर वर्क, बहुत ज़्यादा पेपर वर्क करना पड़ता है, क्योंकि ये कंपनी है, क्योंकि 4-5 ऑनर्स रहेंगे इसके, मतलब पार्टनरशिप 2-4 से ज़्यादा पार्टनरशिप ऑनर्स रहेंगे, फिर इस कंपनी को हर एक जगह पेपर वर्क कराना पड़ेगा, रजिस्टर कराना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि बहुत बड़ी कंपनी, कॉर्पोरेट इनकम के टैक्सेस डबल रहते हैं इसमें, डबल टैक्सेशन रहता है, 2 टैक्स रिटर्न रहता है इसमें, कॉर्पोरेट ऑनर मस्ट फाइल बोथ द कॉर्पोरेट टैक्स रिटर्न, ठीक। तो ये हो गया अपना क्या, कंपनी। फिर फ्रेंचाइज, फ्रेंचाइज जैसे कि आपने कोई एक बिजनेस खोला, जैसे कि एग्जांपल ले सकते हैं चाय सुट्टा बार का, जो हमारे रीवा के ही हैं। तो उन्होंने एक चाय सुट्टा बार खोला, फिर उन्होंने क्या की कि अपने चाय सुट्टा बार की फ्रेंचाइज बेचने लगे अपने, उनके नाम से। अगर आपको चाय सुट्टा बार की फ्रेंचाइज लेंगे तो आपको उनको पैसा देना पड़ेगा सिर्फ उनके नाम का, क्योंकि वो उन्होंने टैग क्या की, वो अपने कंपनी को क्या किया है, रजिस्टर करवा लिया है, ठीक है। तो उस कंपनी का अगर आपको लेना है तो उनको पैसा देना पड़ेगा, आप खुलवा सकते हैं, तो उनकी वो फ्रेंचाइज बढ़ रही है, जैसे PW की फ्रेंचाइज हो गई, ठीक है। अगर हमारा प्रयास है कि VSR वर्क्स की भी फ्रेंचाइज आगे चल के अच्छी खासी हो जाए, तो इसी तरह होता है फ्रेंचाइज, ठीक। फ्रेंचाइज में पर्सनल ओनरशिप होती है, ठीक। उसमें एक बॉस होता है, उसमें जो रूल्स रेगुलेशन होते हैं सब कंपनी पहले से ही रजिस्टर रहता है, कि मतलब हमारी कंपनी का ये रूल है, कि ये फ्रेंचाइज का रूल है कि इस फ्रेंचाइज में इतने बच्चे, मतलब एजुकेशन क्या है तो इसकी लिमिटेड फीस है, तो इससे ज़्यादा फीस नहीं होनी चाहिए, इतने घंटे पढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये हो गए अपने फ्रेंचाइज के ऑफर हो गए, जैसे नॉन ब्रांड्स हो गया, ठीक। इस्टेब्लिश बिजनेसमेंट हो गया। फिर उसके बाद डिसएडवांटेज क्या होता है फ्रेंचाइज के, इसमें कोई कंट्रोल नहीं होता, ठीक। कि मतलब कोई एक कंट्रोल हो, किसी एक के द्वारा कंट्रोल हो, क्योंकि फ्रेंचाइज है, फ्रेंचाइज आपने बांट दी तो मतलब फ्रेंचाइज तो आपके नाम से चल रही है, पर वहाँ कौन दूसरा चला रहा है, तो हो सकता है वो प्रोडक्ट उस क्वालिटी का ना दे पाए, ठीक, उस तरह आप मैनेज ना कर पाए, तो ये थोड़ी बहुत नुकसान भी होता है, ठीक। तो ये हो गया अपना फ्रेंचाइज। फ्रेंचाइज के बाद बैलेंस शीट, ठीक। बैलेंस शीट जैसे आपको नाम से पता चल रहा है कि जैसे कि अपने पास एक शीट्स होती है कि हर एक कंपनी की, जितनी भी कंपनी छोटे मोटे जैसे होते हैं तो वो डायरी रखते हैं अपने पास। जो बड़ी बड़ी कंपनी उनकी फाइलें होती हैं, जो कि पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक ही पेपर वर्क में उसी में लिखा जाता है, पूरा शेयर होल्डर हो गया, इक्विटी हो गया, जो टाइम हो गया, पूरा मैनेजमेंट हो गया, जितने फाइनेंस, कौन किससे उधार लिया, कौन किससे लोन लिया, किसको कितना दिया, वो क्या हो गया अपना अपना बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एक फाइनेंशियल
स्टेटमेंट है जो किसी भी कंपनी को रिपोर्ट प्रोवाइड कराता है, जैसे उसके शेयर होल्डर इक्विटी स्पेसिफिक पॉइंट इन द टाइम, और बैलेंस शीट प्रोवाइड कराता है बेसिक कंप्यूटर रेट जैसे रिटर्न इन्वेस्टर इवेल्युएटी एंड कंपनी स्ट्रक्चर, ठीक है, कैपिटल स्ट्रक्चर, वो होता है अपना क्या, बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट की इंपॉर्टेंस क्या है कि बैलेंस शीट के इंपॉर्टेंट है कि वो कोई भी फाइनेंशियल जैसे हेल्थ बिजनेस कोई भी चीज़ ऐसी है जो कि मंथली या फिर ईयरली पूरी उसमें लिखी जाती है कि इस मंथ में इतना खर्चा हुआ, इस मंथ में इतना प्रॉफिट हुआ, इतना हेल्थ में लगा, इतने वर्कर्स में लगा, ठीक है, ये होता है अपना बैलेंस शीट। ठीक, बैलेंस शीट में आप पूरा करंट में क्या चल रहा है, हमारी कंपनी प्रॉफिट में जा रही है कि लॉस में जा रही है, ये सब आप उसके पहलू पता कर सकते हैं, ठीक है। और कितने इन्वेस्टर है इस हमारे कंपनी में, कितने लोग ने इन्वेस्ट किया है मनी, कितने को देना है, ठीक है, ये सब क्या होता है बैलेंस शीट में पूरा लिखा जाता है। तो इस तरह होता है अपना बैलेंस शीट। तो ये हो गया आज यूनिट फर्स्ट का। तो इस तरह बैलेंस शीट भी कंप्लीट होता है। आपको एंटरप्रेन्योरशिप और मैनेजमेंट का यूनिट थर्ड की ये फर्स्ट वीडियो है। यूनिट थर्ड की टोटल 2 वीडियो आएंगी, जो कि ये फर्स्ट वीडियो, अगली वीडियो भी आपको मिल जाएगी। और इसके साथ साथ आपको कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग और कंप्यूटर एडेड डिजाइन और मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की प्लेलिस्ट पड़ी है, आप जाके वहाँ पास देख सकते हैं। ये इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की और मैकेनिकल इंजीनियरिंग MBA MCA सभी में आता है। और इसके साथ साथ हमारा प्रयास है कि इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर से लेकर लास्ट ईयर तक की आप सभी को वीडियो प्रोवाइड की जाए। इसके साथ साथ आपको CUET का भी सिलेबस MBA का दे चुके हैं, हो सकता है कि मैथ स्टार्ट हो जाए जल्द से जल्द। इसके साथ साथ लैंग्वेजेस पढ़ाई जाएंगी, जैसे कि फ्रेंच और जर्मनी, बात चल रही है टीचर से। और इसके साथ साथ आप सभी को स्कूल्स के भी जैसे मैथ 6 to 12 पढ़ाया जाएगा, हो सकता है साइंस सोशल साइंस सभी इसी चैनल में पढ़ाया जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।